अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी लिसनर्स। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल उर्दू नावल जलाउट पर सुनसाइयाँ नावल के साथ, जिसके राइटर हैं जे निखत, और ये इसकी 5वीं एपिसोड है। जल्दी से नावल को कंटिन्यू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। जी हमें मंजूर है आपका ये फ़ैसला, कह रही है हर नज़र, बंदा परवर शुक्रिया। खैरियत है? आवाज़ बुलंद गुनगुनाने के साथ दुपट्टा लहराती, खुद भी मसरूर सी झूमती, मुतसादिम हो रही मुजराब को थाम कर बमुश्किल मीराल ने पूछा था। खैरियत नहीं मीराल जान, खुशी का हो, खुशी। शाने से थाम कर उसने फिरकी की तरह मीराल को घुमा डाला था। अरे अरे, मीराल का तो पूरा दिमाग घूम गया था। क्या अरे अरे, खुश नहीं हो तुम? मेरी छोड़ो, अपनी खुशी की वजह बताओ। मतवक्का निकाह। मतवक्का निकाह से तुम खुश हो? मीराल ने अजीब नज़रों से सर तपा वाइट चिकन के कुर्ते पर खुले पैंचों वाली सुर्ख पजामा पहने खड़ी खुश नज़र आ रही मुजराब को देखा। क्योंकि कल जुम्मा की नमाज के बाद से तो हवेली का दर्जा हरारत खासा बढ़ा हुआ था। कितने ही मुलाजिम पेचोताब खा रही नाजमा बेगम के अताब का निशाना बन चुके थे। रुखसार अलग कटखनी बिल्ली बनी घूम रही थी। रिजवाना बेगम हर मामले से लाताल्लुक नज़र आती अपनी मामूलात में मसरूफ़ थी। शहबाज साहब के तेवर भी ठीक न थे। शिराज उस्मानी तो थे ही मानिंद मुजस्समा। दी जान भी फ़िक्र और तशवीश में थी। उस पर मुजराब की धमाल चौकरी मीराल जितना हैरान बल्कि परेशान होती कम थी। ऐसे ना कदरा ना नज़रों से क्या देख रही हो मीराल बेगम? अभी हमने सिंगार मेज़ को शर्फ नहीं बख्शा, इसलिए हुलिया थोड़ा उलूल जुलूल हो रहा है। शिकन आलूद शर्ट झटकती वो मसनूई खफगी से बोली थी। मुझे तुम्हारा हुलिया नहीं, दिमाग हिला हुआ लग रहा है। मीराल ने उसकी कनपट्टी बजाई। क्यों जी? इतने तनाव ज़दा माहौल में दिमाग से हिला हुआ इंसान ही खुश हो सकता है। फिर तो मेरा दिमाग डबल हिला हुआ है, क्योंकि मैं डबल खुश हूँ। अच्छा, वो क्यों? ऑफ कोर्स, निकाह की वजह से। कैसे? पहला इसलिए कि दी जान खुश है, दूसरा इसलिए कि रुखसार सा सुलग रही हैं। हो गया डबल। आँख दबाकर उसने शाने उचकाए तो मीराल ने तासिफ से नफ़ी में सर हिलाया। रुखसार से क्या मसला है तुम्हारा? मीराल पूछे बगैर नहीं रह सकी। जहर लगती है मुझे बड़ों के मामले में घुसने वाली, खुद को अक्ले कुल समझने वाली लड़कियां। तुम भी लगती हो जब अपनी खाला सा की सोबत में हाँ हाँ करती बैल की तरह सर हिलाती हो। बुरे बुरे मुंह बनाकर कहती वो अचानक मीराल पर चढ़ दौड़ी, और कबल इसके कि मीराल कुछ करती, बाहर से उभरी दिल दहलाती आवाज़ पर दोनों साकित हुई थी। जीप की हवाओं को चीरती हुई सूर्य इसराफिल सी आवाज़ सुनकर छाँव में सुस्ता रहा चौकीदार सरपट कभी हैकर गेट की तरफ दौड़ा था। कांपते हाथों से इजलतन दोनों गेट के कुंडा हटाकर जैसे ही गेट का एक भारी फाटक लिए वो एक जानी भागा, दूसरे को धड़ाम की दिल दहलाती आवाज़ के साथ जीप खोलती हुई आंधी तूफान की तरह अंदर दाखिल हो गए। अभी ये फ़िज़ा में ज़बरदस्त इर्ताश बर्पा करती आवाज़ थमी भी नहीं थी कि फ़िज़ा हाथी की बुलंद चिंगाड़ की आवाज़ से दहल उठी थी। साथ ही कई असलहा लिए तैनात खड़े हट्टे कट्टे उसे काबू करने के लिए मामूर किए गए गार्ड्स उसकी जानिब लग गए, जिन्हें जीप से किसी फुर्तीले चीते की तरह छलांग लगाकर उतरे दिलावर ने बिना आव ताव देखे धनक कर रख दिया था। हर शय को तबाही का रूप धारे अपनी तबाह कारियों का निशाना बनाता गर्दो गुबार की तरह इधर उधर उछल रहा। वो उस वक्त कम अज़ कम इंसान नहीं लग रहा था, हत्ता के कदो जिसामत में उससे कहीं ज़्यादा मजबूत व ताकतवर गार्ड्स को वो यूं यहाँ वहाँ उछाल रहा था जैसे गोश्त पोस्त वाले इंसान नहीं, हवा से भरे गेंद हो। शदीद गुस्सा व इश्ताल के जेर असर जुनूनी हो चुके उस पर उस वक्त खून सवार था। एक एक पर लातों घूंसों की बरसात करते उसका एक ही सवाल थर्राती फिजा में दहशत बनकर गूंज रहा था। मैंने पूछा, किसने मित्रा को यहाँ लाया? ठोकर में पड़े गार्ड को जोर की ज़रब लगाते एक मर्तबा फिर उसकी गरजदार आवाज़ गूंजी। जवाब दो, सारे गूंगे हो गए हो। किसकी जुर्रत हुई शहंशाह को हाथ लगाने की? जीप पर लुढ़के गार्ड को कॉलर से पकड़कर मुकाबिल लाते वो दहाड़ा, साथ शहंशाह की चिंगाड़ भी गूंजी थी। साथ साथ धम धम की भारी आवाज़ से फिज़ा थर्राने लगी थी जैसे जलजला आया हो, ज़मीन ठीक ठाक मुर्ताश हो रही हो। शायद नहीं, यकीनन
शहनशाह उसके पास आने के लिए बेताब था। उसे कोई चीज़ रोक रही थी। वो गार्ड्स को किसी बेकार शय की तरह एक जानिब उछालता आवाज़ की ताक़ुब में बेतबाना हवेली के उगबे हिस्से की तरफ दौड़ा था। मित्रा! शहनशाह के गले और सामने के एक पीछे के पैर में मोटी लोहे की जंजीर देखकर उसकी सुर्ख आंखों में खून लहू बनकर टपकने को बेताब हुआ था। वो दीवाना वार उसकी तरफ दौड़ा। उसे देखते ही शहनशाह ने पैर पटकना बंद कर दिया था और उसके करीब आते ही अपनी सूंड उसके गर्दन के गिर्द लपेट ली थी, जैसे ये चंद घंटों की दूरी उस मासूम के लिए सदियों पर मुहित रही हो। ना मित्रा, मैं आ गया हूँ ना यारा, मैं आ गया हूँ ना। माफ़ कर दे अपने यारा को, माफ़ कर दे मित्रा। खून आशाम आँखों को सख्ती से मींचते वो बार बार उसकी सूंड पर लब रखता। उसके सूंड सहला रहा था और कुछ दूर पर खड़े थर थर काँप रहे मुलाजिमों को उस पर मलकुल मौत का गुमान हो रहा था। अब तमाशा क्या देख रहे हो हरामखोरों? खोलो इन जंजीरों को, वरना इन्हीं जंजीरों में एक एक की लाश लटकेगी यहाँ पर। वो कड़कती बिजली की तरह कहर समानिया गुर्राया तो मखदूशुल हवास मुलाजिम फ़ौरन मुअत्तल हवास यकजा करते हरकत में आए थे। हवेली में दाखिल हुई उसकी जीप की आवाज़ सुनकर ही वो लोग शहनशाह को खोलने दौड़े थे, लेकिन शहनशाह के पैर पटकना शुरू करने पर ऐसा मुमकिन ना हो सका। साई, माई बाप की सौ, हमने शहनशाह जी के साथ कुछ नहीं किया। हमें तो बस ख्याल रखने का कहा था। सामने के पैर की जंजीर खोलने आया मुलाजिम बाज़ाब्ता हाथ जोड़कर उसके कदमों में झुकता गिड़गिड़ाने लगा। जान की अमान चाहते हो तो बताओ, जुर्रत किसकी हुई उसे यहाँ लाने की? वो बिखरे हुए दरिया के मानिंद दहाड़ा था। हम लेकर आए हैं इसे यहाँ, क्या कर लोगे? अकब से उभरी मुतकब्बराना आवाज़ पर वो जख्मी शेर के मानिंद बल खाकर पीछे बेल्ट से पिस्टल खींचकर निकालता हुआ पलटा था। गोलियों से छाती छलनी कर दूंगा। पिस्टल एंड शहबाज उस्मानी के दिल के बराबर में तानता हुआ वो हज़ारों अज़दों के जहर की सफाकियत लिए गरजा था। एक मामूली से पालतू जानवर के लिए तुम हम पर बंदूक तानोगे? हम पर? उसका वहशियाना रूप देखकर शहबाज उस्मानी अंदर तक दहल उठे थे। ये आप लोगों के लिए महज एक पालतू जानवर होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। मुझे ये अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अजीज़ है। जिसके लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ तो किसी की जान बिना किसी कलंक के ले भी सकता हूँ। अपनी गर्दन से लिपटी शहनशाह की सूंड को एक हाथ से सहलाता, दूसरे से बंदूक ताने वो अपने संगीन अल्फाज को लेकर किस हद तक संजीदा था ये उसकी आंखों से झलकती बेहिसी बता रही थी। कि क्या करोगे लड़की? मैं कहती हूँ बंदूक नीचे करो। नाज़मा बेगम हवास बागता सी बीच में आई थी। अपने शौहर से पूछे, उन्हें बड़ी जल्दी है मोहतरम से मरहूम कहलाने की। उसकी दहशत अंगेज गुराहट पर एक पल को दोनों मियाँ बीवी का चेहरा सफ़ेद पड़ा था। अल्लाह खैर। जबकि मुजराब के साथ मुअत्तल हवास संग दौड़ती हुई आई मिराल बेतरह लड़खड़ाती पिलर से लगी थी। ज़बान संभालो अपनी लड़के। दहल चुकी नाज़मा बेगम की आवाज़ बुरी तरह लर्जी थी। मेरी ज़बान आप लोगों की ओछी हरकतों पर खुलती है, लेकिन आज आप लोगों ने हद पार कर दिए मेरे मित्रा को इस घिनौनी जंग में शामिल करके, और इसका जवाब मैं दिए बगैर। सख्ती से जबड़े भींचते वो शदीद इश्ताल व जुनून के ज़ेर असर ट्रिगर दबाने ही लगा था कि अचानक ही उसका हाथ ऊपर उठाया गया और हवा गोली को चीरती हुई ऊपर चली गई। शहबाज! गोली की सनसनाहट पर दहल कर चीख उठी तेज़ तरार नाज़मा बेगम थकी पकी होकर साकित व सामित खड़े शहबाज उस्मानी से जा लगी। कानों पर हाथ रखकर गिरती मीराल को फ़ौरन मुजराब ने मजबूत आसाबी कुव्वत का इस्तेमाल करते संभाला, जबकि बाकी सबका हाल यूँ था कि काटो तो खून नहीं। अब ये गुंडागर्दी करोगे तुम? अपने ताया पर गोली चलाओगे तुम? बर वक्त निशाना कता कर चुके दाजी गरजे थे। कौन ताया? कैसा ताया? हर वो शख्स मेरा दुश्मन है जो मुझसे जुड़े लोगों को तकलीफ़ देने की सोच भी जहन में लाए, और उन्होंने तो दादी की गिरफ्त से हाथ झटकते वो उसी जुनूनियत में भी पड़ के वापस वही अमल दोहराने के लिए एक बार फिर निशाना लिया। नाहुनजार! जोर से उसे पीछे की जानिब धक्का देते दादी का हाथ पूरे जलाल से हवा में बुलंद हुआ था। शहबाज के अब्बा! दीजान फ़ौरन दहल कर आती दिलावर के मुकाबिल ढाल बनी थी। आइए हाजरा बेगम, देखे अपने चहेते की करतूत। गुस्से से हाथ झटकते उन्होंने शर्बार निगाहों से आतिशफिशा बने हर जर्रे को जलाकर खाक स्तर करने दर पर खड़े दिलावर की जानिब इशारा किया।
साथ अपने चहेते की भी करतूत देख लें हाकिम सरकार। इंसाफ तो नहीं होगा, एहसास ही हो जाए कुछ। वो कतन खौफज़दा नहीं हुआ था, लहजे की तपिश जूं की त्यों बरकरार थी। कौन से करतूत? हाँ, किस करतूत की बात कर रहे हो? इसकी तो मैं बता दूं, मेरे कहने पर लाया गया तुम्हारा हाथी यहाँ। अब मारो मुझे गोली। दादाजी तन के उसके सामने आए थे। आप? वो फौरन दी जान को परे करके बेकाबू होता उनके मुकाबिल डटा। दिलावर नहीं। दी जान फौरन दो संगलाक चट्टान के बीच खलीज की तरह हायल हुई। दी जान, इन लोगों ने मेरे शहनशाह को सख्ती से मुट्ठियां भींचते उसकी तमाम रगें जब से फूल कर फटने के करीब आ गई थी। ना मेरे बच्चे, किसी ने तुम्हारे दोस्त को कुछ नहीं कहा, किसी ने उसे तकलीफ नहीं दी। उसकी कर्ब अजियत को महसूस करती दी जान ने फौरन उसका चेहरा हाथों में भरा तो शहनशाह ने भी पीछे से सूंड उसकी गर्दन के गिर लपेटी। दी जान, इन लोगों ने जंजीरों से बांधा इसे। मासूम बच्चे की तरह शिकायत लगाते अजियत के आंसू उसके पलकों पर ठहरे थे। मैं यही थी बच्चे, किसी ने कुछ नहीं किया। मैं खुद तुम्हारे दोस्त के पास थी, बस अभी अंदर गई थी चाश की नमाज अदा करने। उस विपरे दरिया को शांत करने के लिए नीजान कभी उसके बाजू तो कभी उसका चेहरा मुस्तकिल सहला रही थी। इस नाहल्फ को बता दें शाम निकाह है, मौजूद रहे, अगर दोबारा ऐसा कुछ नहीं देखना चाहता तो। सबको अंदर जाने का इशारा करते दादाजी बोले तो उसकी ढीली पड़ी सारी रखें एक मर्तबा फिर उभर आई। बात सुने मेरे शहबाज के अब्बा। उसने मुड़ते हुए दादाजी को इंतहाई इश्ताल के जेर असर मुखातिब किया। वो और लोग होते हैं जो अपनी अजीज़ हस्ती के लिए घुटने टेक देते हैं। मैं ज़रा अलग दिमाग का बंदा हूँ, मैं गर्दनें उखाड़ फेंकता हूँ। लहजे में सूर इसराफिल से हौलना के लिए वो बोला। साथ ही बैल्कनी और दीवार पर लगी कई लाइट्स और गमलों का निशाना लेकर तड़ातड़ ट्रिगर दबाता चकनाचूर करता चला गया। नेक बख्त आप जाएं अंदर, मैं बात करती हूँ। तिलमिला उठे दादाजी को उन्होंने अंदर जाने का इशारा किया तो वो मुश्किल से अपना गैज़ व गज़ब दबाते हुए सबको लेकर अंदर बढ़ गए थे। यहाँ बैठ सकते हैं हम? दीजान ने दिलावर का हाथ थामते एक जानिब इशारा किया। उनका नर्म लहजा था ही ऐसा कि वो एक पल उस हवेली के अहाते में रुकना मुहाल हो जाने के बावजूद उनके साथ चल दिया। साथ शहनशाह भी था जो उस अनजानी जगह पर किसी सहमे हुए बच्चे की तरह एक पल के लिए उसके गले से सूंड निकालने के लिए रजामंद नहीं था, जैसे खदशा हो कि फिर खो जाएगा। पानी पियो, रिलैक्स हो जाओ। मुजराब ने निढाल सी बेड क्राउन से टेक लगाए जर्द चेहरे के साथ बैठी बिराल के लबों से चीनी और नमक मिले पानी का गिलास लगाया, जो बाहर का खौफनाक मंजर देखकर बीपी लो करवा चुकी थी। मुश्किल से मुजराब मुलाजमा के सहारे लेकर रूम तक पहुंची थी। मुजराब, क्या वाकई दिलावर भाई मार देते खालू साकू? पानी का गिलास ख़त्म करते ही मिराल ने खौफ व हिरास के जेर असर पूछा। हाँ, मुजराब का सर बिला तवक्कुफ अज़बात में हिला। अल्लाह, जवाबन मीराल की रंगत वापस सफ़ेद हो गई थी। तुम ये सबको अपने हवासों पर सवार नहीं करो। वो एक सरकश अथरे हुए घोड़े हैं, जानबूझकर जो उन्हें अपने पीछे लगाएगा फिर कुचला तो जाएगा ही। उसके दोनों हाथ थामती मुजराब लापरवाही से शाने झाड़ कर बोली। लेकिन मुजराब, वो ऐसे कैसे? इस कैसे के चक्कर में तुम नहीं पड़ो मिराल। सब जानते हैं वो गुलिस्तान बहार और वहाँ की एक एक चीज़, एक एक जानवर पेड़ को लेकर पॉजेसिव हैं और उस शहनशाह नामी हाथी में उनकी जान है। फिर जानबूझकर जिसे अपनी जान का रिस्क लेना हो शौक से ले और अंजाम भुगते। मुजराब कतन भी आज के वाक़े से खौफज़दा नहीं थी। मीराल को हकीकतन उसकी आसावी क़ुव्वत पर हैरानगी हुई थी। हवेली के बाहर का नक्शा बदल कर रख दिया था। बविंडर की सूरत आए दिलावर ने। क्या गार्ड्स की दुर्गत, क्या कशादा लॉन की हालत, कुछ भी तो नहीं बख्शा था। तजाद धराधर फायरिंग और मुजराब यूँ थी जैसे मामूली सी झड़प हुई हो। अच्छा, तुम्हारी हैरानगी का ग्राफ ज़रा नीचे लाने के लिए एक बात बताती हूँ। मीराल को खौफज़दा निगाहों से टुकुर टुकुर खुद को देखता देखकर मुजराब चौकड़ी मारकर बिल्कुल उसके मुकाबिल टिकी। गुज़िश्ता इलेक्शन में हमारे हरीफ ने अपने गांव के किसानों की कई एकड़ ज़मीन पर लगी फसल ख़राब कर दी और इल्ज़ाम लगा दिया कि दिलावर उस्मानी के हाथी ने ख़राब की है। जानती हो फिर उन्होंने क्या किया? क्या? मुजराब के तासरात देकर मीराल की आवाज़ खुद ब खुद अटकी थी।
इखलाक हुसैन के डेरे पर दिन दहाड़े घुसकर उसके और इसके दर्जन भर आदमियों के सामने खेत से तभी कटाई के बाद लाई गई धान की फसल को आग लगा दी और दुगनी रकम उसके मुंह पर मारते उसके 4 आदमियों की मरम्मत करके वापस चले आए। मुजराब ने तो चटखारा लेकर बताया, लेकिन मीराल का सर ही घूम गया। देखो यार, अगर एक शख्स आपके नफ़ा नुकसान का हिस्सेदार नहीं है तो खामखा उसे उंगली नहीं करनी चाहिए, हाँ वो दुश्मन ही क्यों ना हो। आप सामने से हरकत करके उकसाओगे तो रद्द अमल तो आएगा ही। जब दादी और उनका मामला था फिर बाबा साहब को क्या ज़रूरत थी बीच में कूदने की। हिज़्ब आदत हगोई से काम लेते मुजराब दोनों हाथ झटक कर कबर्ड की तरफ बढ़ गई तो मीराल उसकी पुश देखती रह गई। वैसे कह तो वो सच ही रही थी। जब वो शख्स का वजूद आप लोगों को पसंद ही नहीं है तो उसे अजियत देने के लिए पेश पेश रहने का क्या मकसद, और जब ऐसा करते हैं तो जवाबी कार्रवाई के लिए भी तैयार रहें। धूप ढल गई थी, गर्मी की तमाज़त भी साथ ही ख़त्म हो गई थी। हाजी हकीम की हिदायत के मुताबिक तैयारी करके वो खिड़की के पास खामोशी से आकर बैठ गई थी। मुस्तकिल 3 दिन से उसके पीछे पड़ी, 100 जतन कर उसे बगावत पर उकसा रही मरियम और ज़ैनब एक मर्तबा फिर उसके पास दरआमद थी। बीबी जी, खुदा का वास्ता है आपको, ऐसे खुद पर जुल्म नहीं करें, ऐसे अपनी ज़ात के लिए बेहिस नहीं बने। कम अज़ कम आप बदर भाई से तो बात कर लें, क्या पता वो हाजी साहब को। मैं बात कर चुकी हूँ भाई से, वो कतन कलाम करती रसानियत से बोली। फिर उन्होंने क्या कहा? मरियम, जब हमें अब्बा के फैसले से कोई एतराज़ नहीं है तो उन्हें किस तरह हो सकता है, वो टोकती हुई बोली। वो जितना उस मौजू से इज्तनाब बरतना चाह रही थी उतना ही मरियम और ज़ैनब उसका जहन उलझा रहे थे। बीबी जी, अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन इंसान को इतना भी अच्छा नहीं होना चाहिए कि उसका खुद का ही बुरा हो जाए। आप जानती नहीं दिलावर उस्मानी किस कदर ख़तरनाक और बिगड़ा हुआ इंसान है। एक आदत भी उसकी इंसानों वाली नहीं है। जानवरों के साथ रह रहकर वो खुद भी वहशी जानवर बन गया है। अभी ज़ुहर से पहली तो बात है, ऐसा तूफ़ान बर्पा किया उसने हवेली में कि ना पूछे। अभी फातिमा के अब्बा दवाई लेने डॉक्टर के पास गए तो ज़ख्मी गार्ड को देख कर आए हैं। ज़ैनब ने तनफ़ुर से उस पुरसुकून झील सी लड़की में बगावत की लहर उठाने के लिए कई कंकर मारे, लेकिन जवाब नदारद। वो बजाय तजस्सुस का इजहार करने या खौफज़दा होने के यूं अपनी गुदाज सुर को सफ़ेद हथेली पर नज़र मरकूज़ किए बैठी थी, जैसे उस वक्त यही ज़रूरी हो फ़कत। बीबी जी, समझे आप हमारी बात को, किसी भी एतबार से वो शख्स आपके काबिल नहीं है। आप क्या कोई भी शरीफ इज़्ज़तदार लड़की दिलावर उस्मानी जैसे कमाश फितरत शख्स को डिज़र्व नहीं करती। मरियम ने मुल्तजाना कहते उसके दोनों हाथ अपनी गिरफ्त में ले लिए, लेकिन उसने नज़रों का जाविया नहीं बदला। आप दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है बीबी जी। आप पाकीज़ा शबनम की बूंद जैसी हैं तो वो बदबूदार शराब से बदतर है। आप अपने नाम की तरह मुक़द्दस व शफ़ाफ़ पानी जैसी हैं तो वो हमारी सोच से ज़्यादा मकरूह व बदफ़ितरत है। बीबी जी, आप जानती नहीं, कुछ लोग तो ये भी कहते कि वो शिराज उस्मानी की जायज़ औलाद ही नहीं। मरियम, बस। वो झटके से हाथ छुड़ाती नागवार तासुरात लिए खड़ी हुई थी। मैं गलत नहीं कह रही हूँ, वो आप सिर्फ गलत नहीं गुनाह की मरतकब हो रही हैं मरियम। हमें कोई हक हासिल नहीं किसी की वल्दियत, किसी शख्सियत पर सवाल उठाने का, ऐसे रकीक अल्फाज इस्तेमाल करने का। इंतहाई मायूब फेल है ये अल्लाह के नज़दीक। मुतासिफ मगर तंबी करने के अंदाज में कहकर जैसे ही वो मुड़ी सामने हाजी हकीम को खड़ा देखकर ठटक कर रुक गई, जबकि मरियम और ज़ैनब फ़ौरन सटपटाकर वहाँ से चलती बनी थी। रहमत, जब आजमाइश के मझधार में हम अपने ईमान की कश्ती लेकर उतरते हैं ना, हमारे तवक्कुल की चप्पू का बहुत सी ऐसी सरकश नाउमीदी की लहरों से वास्ता पड़ता है। लेकिन याद रखें, सुरखरू वही होता है जो अपने तवक्कुल को, अपने रब पर यकीन को कमज़ोर न पड़ने दे, उसमें दरार न उतरने दे। उसके पहलू में गिरे दोनों गुदाज हाथों को अपनी नर्म नहीफ हाथों की गिरफ्त में लेते हाजी हकीम हलावत से पुरअंदाज में बोले तो वो सर झुका गई। मैं जानता हूँ रहमत, आप अंदर ही अंदर बहुत से सवालों से नबर्द आज़मा हैं, जिनके गैर मुतमईन जवाब आपको बेकल व बेचैन किए हुए हैं। उन्होंने उसका हाथ वैसे ही थामे लाकर बेड पर बिठाया, साथ पहलू में खुद भी टिक गए। जिन सवालों के जवाब देने में अल्लाह ताख़ीर करता है ना बेटा,
بندے کو سمجھ جانا چاہیے، اس جواب سے ہم لاجواب رہ جائیں گے۔ ہماری محدود عقل حیران، سمجھ و فہم معطل ہو جائے گی۔ بس تھوڑا سا صبر کا کٹھن مرحلہ ہمیں ثابت قدمی سے طے کرنا ہے۔ اس کے چادر سے ڈھکے سر پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے وہ کھڑے ہوئے تھے۔ ہم جو آپ کے لیے جوڑا لے کر آئے ہیں، پہن کر تیار ہو جائیں، مہمان آنے ہی والے ہوں گے۔ وہ الماری کی طرف اشارہ کرتے بولے تو اس نے دھیرے سے جھکے سر کو اسبات میں ہلا دیا۔ اور ہاں، بدر کے امتحانات ہونے والے ہیں، اس کے متعلق بات کی ہے ہم نے عثمانی صاحب سے۔ ان کا کہنا ہے 1 ہفتہ رک کر ہم انہیں رخصتی دے دیں، باقی ولیمہ وہ الیکشن وغیرہ سے فارغ ہو کر ہی اطمینان سے کریں گے۔ تب تک امید ہے بدر بھی آ جائے گا۔ ان کے یکدم غیر متوقع بات پر اچانک سے مقدس کے لبوں تک آیا اعتراض ان کے اگلے جملے پر دم توڑ گیا۔ نکاح کے بعد رخصتی افضل مانا جاتا ہے، بلا وجہ کی تاخیر یوں بھی اچھی نہیں۔ ایک بار پھر ان کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ نکل گئے تھے۔ چشمے بددود جیسے ہی وہ تنیا عضلات کے ساتھ دی جان کی ایما پر سفید براق شلوار قمیض زیب تن کے واش روم سے برآمد ہوا، دی جان والہانہ انداز میں اس کی طرف بڑھتی سو جان سے بلائیں لینے لگی تھی۔ میرا بیٹا، میرا شہزادہ، محبت سے اس کے وسیع سینے پر ہاتھ پھیرتے حقیقتاً دی جان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اگر ساتھ شکل کے زاویے بھی درست کر لے تو زیادہ اچھا لگ سکتا ہے آپ کا شہزادہ۔ ہاتھ میں عطر لیے داخل ہوئے، داجی نے بلا توقف اس کے کڑے تیوروں پر چوٹ کیا تھا۔ نہ جانے ان کے نازک نیک بخت نے کیسے اس اترے گھوڑے کو رام کیا تھا۔ کر لے گا نا شہباز کے ابا، کیوں خفا ہوتے؟ دی جان نے سرزنشی نظروں سے انہیں دیکھا۔ کر ہی نہ لے، آپ کے کس بے لوث دعا کے بدلے ایسی حاجن نیک لڑکی مل رہی ہے، لیکن یہاں تو… بات ادھوری چھوڑتے داجی نے سر جھٹکا۔ ہاں تو بیعت ہو جائے نا اس نیک حاجن لڑکی کے ہاتھوں پر۔ میرے گلے میں کیوں ڈال رہے ہیں یہ طوق؟ میں نافرمان کفران نعمت ہی بھلا۔ وہ پھاڑ کھانے کو دوڑتا، کلف لگی آستینوں کو موڑ سوڑ کر پھوڑ کرتا، تن فن کرتا دروازے کی سمت بڑھا۔ دیکھ رہی ہیں آپ اسے؟ آپ بھی تو حد کرتے ہیں۔ ارے بیٹا، خوشبو تو لگاؤ نا، ذرا بات تو۔ داجی کو ڈپٹتی دی جان پرفیوم کی بوتل لیے پیچھے لپکی تھی۔ میں نے نہیں لگانی کوئی خوشبو، اپنے سرتاج کو لگا دے۔ وہ پٹھے پر ہاتھ رکھنے نہ دینے والے گھوڑے کی طرح بدک کر ازلی باغی لہجے میں کہتا نکل گیا۔ ہاں تو میں لگانے ہی آیا ہوں، نیک بخت یہ مجھے لگا دے۔ داجی زور سے اسے جواب دیتے عطر لے کر فوراً دی جان کے سامنے آئے۔ آپ خود ہی لگا لیں۔ اتنے اپنی محبت کے واسطے تلے دے کر کس جتن سے اسے آپ کی من مرضی پر تیار کیا ہے میں نے، اور آپ ہے کہ بھتکائے جا رہے ہیں۔ خفگی سے چار سناتی وہ عطر کے شیشے کو صاف نظر انداز کرتی نکل گئی تو پیچھے داجی ہکا بکا سے کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ آج پہلی بار ان کی نیک بخت نے انہیں عطر لگانے سے انکار کیا تھا، وہ بھی اس دلاور عثمانی کے لیے۔ رقابت کی آگ بھڑ بھڑ جلتی داجی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا، لیکن غصہ تو خیر پینا ہی تھا۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ نہیں جاؤ گی تم کہیں پر بھی؟ جاؤ اماسا کو انکار کر کے آؤ فوراً۔ ناظمہ بیگم جلجلاتی ہوئی ایک مرتبہ پھر سفید چکن کے شلوار قمیض میں تیار ہو رہی مضراب کی سر پر غرائی جو اطمینان سے جھمکے اٹھا کر اب کانوں میں ڈال رہی تھی۔ میں تم سے بات کر رہی ہوں مضراب، انہوں نے غصے سے اس کے ہاتھ سے جھمکا کھینچ کر نیچے پٹکا۔ ہاں تو سن رہی ہوں نا، تو پھر جواب کیوں نہیں دے رہی؟ سامنے سے جواب دوں تو آپ کو بدتمیزی لگتی ہے، جواب کس طرح دوں؟ جھمکا واپس اٹھاتے وہ سادگی سے بولی۔ مضراب، میں دیکھ رہی ہوں تم دن بدن باغی ہوتی جا رہی ہو، بند کرو یہ تماشا اور جا کر انکار کرو اماسا کو، تم کوئی نہیں جا رہی نکاح میں۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر تل ملا کر اس کے ہاتھ سے جھمکا لینا چاہا، لیکن وہ مٹھی بند کر کے جھمکا قیاد کرتی ہوئی تیزی سے دروازے کی سمت بڑھی۔ مضراب، ناظمہ بیگم چیختی ہوئی اس کے پیچھے لگ گئی، لیکن وہ تیزی سے راہداری عبور کر روم سے نکل رہی دی جان کے پاس چلی گئی تو دل محسوس کر رہ گئی۔ داجی کا حکم تھا کہ سب ہی چلیں۔ رضوانہ بیگم نے مناسب عذر تراش لیا تو ناظمہ بیگم کے تیور دیکھتے ویسے ہی کسی نے زحمت نہیں کی۔ البتہ میرال کا بی پی لو ہونے کا بہانہ انہوں نے خود بنا کر اسے بچا لیا تھا،
लेकिन अपनी मन मौजी बेटी पर उनकी एक बात का असर नहीं हुआ था। शहबाज और शिराज उस्मानी तो थे ही दाजी के ताबे, पर पेचो-ताप खाती रुखसार बुरा फंसी थी। फिर कुछ ही देर में 2 गाड़ी में आदमी और तीसरी गाड़ी में ढेरों ढेर मिठाइयों के टोकरे और सौगात, जो दी जान ने बड़ी मोहब्बत से हवेली वालों के शायाने शान पैक करवाए थे, लेकर वो लोग हाजी हकीम के घर के लिए रवाना हुए थे। तवक्कुल की 2 अफजल सूरतें हैं, एक अल्लाह के लिए सब छोड़ देना, दूसरा अल्लाह पर सब छोड़ देना। मुकद्दस बिन्ते ज़क्का ने दूसरी सूरत को अपनी फिगार उंगलियों में जकड़ते हर तरह के आवाज़ों से समात को बहरा कर लिया था। बेशक वो रब्बे कायनात रहनुमाओं का रहनुमा है, जो कभी अपने बंदे का यकीन नहीं तोड़ता, जो कभी अपने बंदे की उंगली नहीं छोड़ता। निकाह नामे पर साइन करते हुए उसने ज़ोर से अपनी आंखें मींची तो 2 आंसू टूटकर निकाहनामा पर मोती की मानिंद ठहरते जज्ब हो गए। दुआ है इस नए रिश्ते की तौफील, रहमतों बरकतों का नुज़ूल हो आप पर रहमत। हाजी हकीम की भीगी हुई आवाज़ के साथ सर पर लरसता हुआ हाथ ठहरा तो मुकद्दस के लब फड़फड़ा उठे। आमीन। उसके पहलू में बैठी नफीस सी मुअम्मर खातून, जिन्होंने अपना तारुफ दी जान कह कर दिया था, फौरन सिद्ध के दिल से आमीन कहती उसे अपनी नहीफ आगोश में समेट गई थी। फिर आस पड़ोस की जितनी ख़वातीन शरीक हुई थी, उनमें मुबारकबाद का मुख्तसर सा सिलसिला चला। हवेली से आई 2 लड़कियों में से एक ने खुश इखलाक़ी से मुबारकबाद पेश की थी, जबकि दूसरी ने ऐसी कोई ज़हमत नहीं उठाई थी। वो वैसे ही बेहिस व हरकत दीजान के साथ लगी हुई थी। बेआवाज़ आंसू तसलसल से रुखसारों को धो रहे थे, जिन्हें रोकने की उसने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी। इंसान थी, सब्र व इस्तकामत पर कायम होने का मतलब ये थोड़ी था कि वो आंसू पर भी बंद बांध कर अंदर ही अंदर घुटती रहे। बेटी। कमरा खाली होते ही दीजान ने अपनाइयत से पुकारते नरमी से उसका चेहरा ऊपर किया। किसी भी किस्म की मसनूई आराइश से मुबरा आंसुओं से धुला मुलायम पाकीज़ा चेहरा सुर्ख दुपट्टे के हाले में उन्हें इस कदर भाया कि वह फ़ौरन उसकी पेशानी का बोसा लेने झुक गई। लेकिन उसकी आंसुओं की रवानी में कोई तगय्युर नहीं आया था। वो एक सादा लो लड़की थी, बनावट उसे नहीं आती थी। दीजान ने भी उसे नहीं टोका। चंद साथ अपनी दुआओं की समर को आंखों में समोते रहने के बाद वो नरमी से मुखातिब हुई। बेटा, मैं कोई तसल्ली, कोई दिलासा या अपने पोते की तारीफ़ों के पुल बांधकर आपको नहीं बहलाऊंगी। वो कैसा है या आप खुद उसके साथ रहकर देख और समझ लेना। अभी के लिए मैं बस इतना कहूँगी। लम्हाती तवक्कुफ़ लेकर उन्होंने नरमी से उसके गाल के आंसू अपने दोनों अंगूठे से साफ किए तो मुकद्दस ने भीगी पलकें उनकी मुलायमत से पूरे चेहरे की जानिब उठाई। अगर मोहब्बत की कोई रियासत, कोई सल्तनत होती ना, मेरा दावा है मेरा दिलावर वहाँ का बानी व बादशाह होता। इतनी मोहब्बत है उसके अंदर, बस वक्त की सितम ज़रीफ़ी ने उसे बेसिमत दरिया बना कर रख दिया है। उसे दुरुस्त सिमत मिल गई ना, यही दुनिया देखेगी उसकी शख्सियत के बुलंद मिराज को। मिगी पुर यकीन अंदाज में कहते उन्होंने नरमी से उसके आईना जबी पर वापस अपने लरसते लब रखे तो मुकद्दस के रगो पैर में दौड़ते असराब को यकायकी जैसे करार आ गया। फिर बारी बारी उन्होंने अपने हाथ के कंगन उसके ताज़ा गजरों से महक रही कलाई में उतार दी थी। दिल में कोई खदशा मत पालना बच्चे, दिलावर की तरबियत मैंने की है और मुझे पूरा भरोसा है वो कभी मेरा मान नहीं तोड़ेगा। लोगों की बातों, उनके नज़र की ऐनक से उसकी छवि उतार कर दिल ख़राब नहीं करना। लोगों को वही दिखता है जो वो देखते हैं या दिखाया जाता है। अपने वो होते हैं जो इस सब से परे होकर देखें। उसके गजे से महकती कलाई को अंगूठे से सहलाते पहली बार कोई उसके मुकाबिल इस शख्स के लिए अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा था, जिसमें सदाकत व अपनायत की भरपूर आमेज़श शामिल थी। चल अपने जैसे गुनहगार ढूंढ आते हैं, नहीं है रास हमको रंग सूफियों वाले। कोई बुलाए तो ख़त फाड़ देना, मत आना, यहाँ मिजाज है लोगों के कूफियों वाले। दीजान की कसम व मोहब्बत के वास्तों की बदौलत वो अपने अंदर की वहशत व बगावत को अपने अंदर दबाए यूँ मुट्ठियाँ बीछे बैठा था कि बतदरीज बढ़ते खलफशार खून के बाइस उसकी कनपट्टी की रगें दाम इस याद में फड़फड़ाते परिंदे की तरह फड़फड़ा रही थी। अपने चेहरे का जुग्राफिया दुरुस्त करो, अपने चेहरे का जुग्राफिया दुरुस्त करो। निकाह की महफिल में बैठे हो, मक्तल में नहीं।
दादी उसके पहलू में टिकते लोगों के ख्याल से दबी फरमाइशी आवाज़ में बोले, ये महफिल मेरे लिए मक्तल से कम नहीं, और जोग्राफिया आपके क्रिएट की हिस्ट्री की मरहून मिन्नत है, लिहाजा ऐसी उम्मीद नहीं लगाएं। वो बड़बड़ अंदर बाहर जलता तमस्खराना तपिश लिए बोला, भट्टी की तरह तपता दिमाग काम कर रहा हो तो याद आए उस हिस्ट्री का पहला सतर किसने लिखा था। दादाजी ने तब कर तंजिया जताया, मैंने सतर ही लिखा था ना, आप कता कर देते, लेकिन नहीं, हुकुम सरकार ने तो पूरा बाब लिख दिया, बल्कि पूरी किताब लिख डाली। वो भी दू बदू उसी तंजो तेश भरे अंदाज में बोला, कैसे कता कर देता, सतर लिखकर आगे फसाद का सिलसिला छोड़ा था तुमने, ना भी छोड़ता तो कौन सा अपने हाथ आया मौका ज़ाय जाने देना था। लड़के तुम, दादाजी ने सख्ती से जबड़े भींचकर उसका सुर्ख भींचे अजलात वाला चेहरा देखा और फिर धी जाके सरजनिश याद करते कड़वा घूंट भर गए थे। तुम्हारे बाप का बाप हूँ मैं, मुझे अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए मौके की ज़रूरत नहीं, जब चाहूँ जैसे चाहूँ कानून की तरह नाफिज कर दूँ। वो गर्दन अकड़ा कर चिढ़ाते अंदाज में बोले, मैं भी आपके बेटे का बेटा हूँ, मुझे भी इस मुसल्लत किए फैसले में आगे जैसी मनमानी करनी होगी करूँगा, अपने कानून से छेड़खानी पर वावेला नहीं मचाइएगा। वो भी बेखौफी से तरकी बतरकी बोला, और कबल इसके कि उसकी अलीउल ऐलान जंग के आगाज़ पर दाजी कुछ कहते काजी साहब निकाह के लिए मतवज्जा हुए तो वो लब दबाकर बैठ गया। शुक्र ये हुआ कि शदीद बिगड़ते तेवरों के बावजूद निकाह की कार्रवाई खैर व आफियत से अंजाम पा गई और वो खड़ा होकर वैसे ही सपाट चेहरे के साथ सबसे तवन व करहन मुबारकबाद वसूल करता बगलगीर होने लगा। और जैसे ही शिराज उस्मानी उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़े, वो सरहद से एक कदम पीछे लेकर जहरीली मुस्कुराहट लबों पर सजाता उनके शाने पर झुका। हम बाप बेटे एक दूसरे की मैयत को कंधा दे दें, यही इस सदी का मुआवजा, बल्कि सदी वालों के लिए सदमा होगा। खुदा की ये वाजिबात दुनियादारी निभाना। जहर खन लबो लहजे में अपने अंदर की कड़वाहट उनकी समात में उडेलता वो शिराज उस्मानी के फीके पड़े चेहरे पर तरश नज़र डालता दादी की तरफ बढ़ा था। अगर मेरा काम हो गया तो मैं जाऊं, शहंशाह को शहर से डॉक्टर देखने के लिए आने वाला है, और आप जानते हैं वो मेरे अलावा किसी की नहीं सुनता। दादी के साथ खड़े हाजी हकीम का ख्याल कर न जाने कैसे उसने मुबालगा आराई से काम लिया तो दादी ने दर्जीदा नज़र हाजी हकीम पर डाली। जाएं बेटे, बेजुबान के मामलात में कोताही व ताख़ीर अच्छी नहीं। हाजी हकीम फ़ौरन हलावत से बोले तो वो बिना एक लफ्ज़ कहे तेज़ी से निकल गया था। दादी को उसका यूं जाना अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन ज़्यादा देर तूफ़ान को रोक कर रखना नामुमकिन था, ना ही मुनासिब। हर बार सही होना सही नहीं होता, कभी गलत होना भी ज़रूरी है। इसे या आप गलती करके सुधरना सीख जाते हैं, यह कोई भी अहम सबक जो आपको उससे बड़ी गलती से बाज रख सकता है। वो ब्राउन लॉन्ग कोट पर ब्राउन ही बूट्स पहने, दाएं से बाएं क्रॉस पर्स लगाए, अपने मखसूस अंदाज में मगरूराना चाल चलते हुए डॉक्टर कोटेंस कैफ़े एंड लाइब्रेरी का ग्लास डोर ढकेलते जैसे ही पुरसुकून नहाते में दाखिल हुई, भारी सहर अंगेज़ आवाज़ की समात से टकराने पर उसके पहले से सपाट चेहरे पर मज़ीद सर्द बेजारियत की दबीज़ परत चढ़ गई। सख्ती से लब भींचकर एक तर्श नज़र उस शख्स के पुश पर डालते हुए वो खौफ से जाकर अपनी मखसूस टेबल पर विराजमान हो गई थी, लेकिन समात हमेशा की तरह सख्त नापसंदीदगी के बावजूद उस टेबल से उलझी थी जहाँ वो नीची मगर शाइस्ता इंग्लिश में किसी नौउम्र अंग्रेज़ लड़की को समझा रहा था। डियर, सही या गलत रिज़ल्ट तो कोई एक ही होगा, बट ट्राई तो हमें करना ही चाहिए ना। आखिर तजुर्बा भी तो ज़रूरी है सीखने के लिए। परफेक्शन के लिए हमारा कई मरतबा गलत होना भी ज़रूरी है, मखसूस अपनायत से लबरेज लहजे में कहते वो अब उस लड़की की बात सुन रहा था। उस लड़की को हद से ज़्यादा उससे मुतासिर देखकर सीख पा होते उसने ज़ोर से अपने टेबल पर रखी किताबों को पटकना शुरू कर दिया। नतीजतन दूर दूर रखे टेबल्स पर बैठे मुताल्ला या फिर लैपटॉप में अपने ज़रूरी काम में मसरूफ़ हाजरीन ने अपनी नापसंदीदा नज़रों से उसकी गैर इखलाकी हरकत का एहसास दिलाया तो वो फ़ौरन बौखलाती हाथ हटाती सीधी होकर बैठ गई, और फिर ठीक 1 मिनट बाद उसके कलोन के दिल फरेब महक ने उसके इर्द गिर्द मशहूर किन हसार डाला। यस मैम, वो लंबा चौड़ा कद काट का बंदा
حزب عادت ایک اچھے میزبان کی طرح اس کے مقابل کھڑا تھا۔ ون کا ہیئر اٹ از، اس کا نخوت زدہ چہرہ پورا اٹھا بھی نہیں تھا کہ اس کی پسندیدہ کافی کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائے۔ اور کچھ؟ ٹیبل پر رکھی 2-3 بک اٹھاتے اس نے اسی شائستگی سے پوچھا تو وہ تن بدن سے سلگ کر گرم گرم کافی لبوں سے لگا گئی، لیکن اگلے ہی سیکنڈ سی کرتی اسے کب ٹیبل پر پٹکنا پڑا، ساتھ مزید خون جلانے کے لیے کبھی انگلیوں میں دبا ٹشو اس کے سامنے آیا۔ ہے یو، ٹشو جھپٹتے وہ دانت کچکچاتی کچھ سخت سنانے ہی لگی تھی کہ وہ سرحد سے ٹوک گیا۔ اٹس ڈاکٹر بدر بن زکا، آپ ہر بار نہ جانے کیسے بھول جاتی ہیں، وہ اب کے اردو میں بولا تھا، ساتھ اس نے ٹیبل پر جھک کر گرے کافی کی بوند کو ٹشو سے صاف بھی کر دیا تھا۔ وردہ دانت پر دانت جماتی بڑے ضبط سے اس کے سیاہ بالوں والے مضبوط ہاتھوں سے شربار نظر گزارتی چہرے تک لے گئی۔ ستوا ناک، بڑی بڑی ذہانت سے چمکتی آنکھیں اور کشادہ بے داغ پیشانی کے ساتھ سرخ و سفید رنگت کا مالک، وہ بلا شبہ بے انتہا وجیح مرد تھا۔ تضاد براؤن داڑھی جو اس کے چہرے کو مزید پرکشش و نورانی بنا دیتی تھی، ہمہ وقت خد و خال میں ٹھہرا نرم تاثر، متانت بھرا سلجھا ہوا حلاوت سے پر لب و لہجہ، مقابل کھڑے شخص کی شخصیت کو چار چاند لگانے میں پیش پیش رہتا، لیکن یہ ہر شخص کو پہلی ہی نظر میں اپنا گرویدہ بنا لینے والا وہ شخص اسے زہر سے زیادہ برا لگتا تھا۔ جب اس کی زہر انگیز باتیں لوگ دنیا و مافیا سے بیگانہ ہو کر سنتے تھے تو وردہ کو اپنے گرد الاؤ جلتے محسوس ہوتے، خاص کر جب اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں حسین منظر کی طرح ٹھہرا سکون وہ دیکھتی تھی تو اس کے اندر کی بے سکونی و اضطراب میں کئی گنا اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا کہ اس شخص کا وجود اسے اس قدر ناگوار گزرتا تھا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن جب بھی اس سے ملتی الجھ جاتی، جواباً اس کا وہی پرسکون انداز اسے مزید سلگا جاتا تھا۔ وہ دوسرے کیمسٹرز کو اٹینڈ کرنے جا چکا تھا اور وہ ایک بار پھر اس کی شخصیت کے گرداب میں پھنسی پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ اس اثنا میں اس کی کافی بھی ٹھنڈی بھی ہو چکی تھی۔ غصے سے سر جھٹک کر ہنکار بھرتی وہ کافی مگ اٹھا کر گھوٹ گھوٹ کڑوی کسیلی کافی کو حلق سے اتارتی ہوئی ساتھ لائے بیگ سے لیپ ٹاپ برآمد کر کے جس کام سے آئی تھی وہ کام کرنے لگ گئی تھی، ساتھ کان میں ہینڈ فریز بھی ٹھوس لیے کیونکہ وہ خدائی فوجدار مسیحائی کا شوقین یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کو کئی ٹاپک سمجھانے کے لیے اس کے مقابل والی ٹیبل پر ہی نشستہ ہوا تھا۔ وجہ یہ ٹیبل کاؤنٹر کے قریب ہونے کے باعث خاصے فاصلے پر تھا تو دوسرے کیمسٹرز کے ڈسٹرب ہونے کے چانسز نہ کے برابر تھے۔ ال مینرڈ مین، بورڈ پلیز کیپ کوائٹ کا لگایا ہے اور خود ہی لاؤڈ ہو رہا ہے، ترش نظروں سے چھوٹے سے کاؤنٹر پر لگے بورڈ پر ڈال کر وہ بڑبڑانا نہیں بھولی تھی، جبکہ سامنے ٹیبل پر اتنی نیچی آواز میں وہ بات کر رہا تھا کہ رسائی کسی بھی انسان تک مشکل تھی۔ یوں بھی ٹیبلز کافی فاصلے پر ترتیب دیے گئے تھے وہاں، لیکن وردہ کا غصہ سوا نیزے پر جانے کے لیے اس کی موجودگی ہی کافی تھی۔ تھک تھک نہ جانے وہ کتنی دیر اپنے کام میں مگن رہی تھی جب ٹیبل ناک ہونے کی آواز پر اس نے چونک کر نظر اٹھائی۔ مقابل زکا کھڑا تھا، چہرے پر ازلی نرم تاثرات لیے۔ یس، اس کے منہ میں کڑوا بادام آ چکا تھا۔ ہم کلوز کر رہے ہیں، اس نے گلاس ڈور پر ٹنگے لکڑی کے تختی کی طرف اشارہ کیا۔ بٹ ابھی ٹائم تو نہیں ہوا، وہ احتجاجی ہوئی۔ یپ، ریگولر والا ٹائم تو نہیں ہوا بٹ آج سیٹرڈے ہے سو ہم جلدی کلوز کرتے ہیں، وہ وضاحتاً بولا تو وہ منہ ہی منہ بدبداتی اپنی بکھری چیزیں سمیٹنے لگی۔ غصے میں آ کر چارجرز کو زور سے کھینچتی وہ پن سے اپنی انگلی بھی زخمی کر چکی تھی۔ نہ جانے کیسے ال مینرڈ پرسن کو پروفیسر نے چارج دے دیا ہے، ذرا مینرز نہیں ہیں، کیسے کیمسٹر کو انٹرٹین کرتے ہیں، کیسے اٹینڈ کرتے ہیں، کوئی تمیز ہی نہیں ہے۔ غصے سے گلاس ڈور ڈھکیل باہر نکلتے وہ با آواز بلند بھڑاس نکال رہی تھی، جبکہ وہ خود بھی جانتی تھی وہ غلط پر ہے۔ سیٹرڈے پر لائبریری جلد کلوز ہو جاتی ہے۔ وہ اس کے انچارج بننے سے پہلے سے یہاں کی پرانی کسٹمر تھی تو ظاہر ہے اس کے علم میں تھی بات۔ یہ لائبریری ہے مس نائٹ کلب، یہاں لوگ خود کو انٹرٹین کرتے ہیں اپنی پسندیدہ کتابوں سے اور یہاں کوئی اٹینڈ نہیں ہوتا، سیلف سروس چلتی ہے، کیفے ہے اور میں یہاں کا انچارج ہوں، انٹرٹینر یا اٹینڈر نہیں۔ پھر بھی میں نے آپ کو ڈس اپوائنٹ کیا، اس کے لیے معذرت۔
ठहरे मुतबस्सम लहजे में उसकी दुरुस्तगी करते उसने प्लास्टर उसकी सिमत बढ़ाया तो वो जो सख्त कुछ सुनाने का इरादा रखती थी, इतनी छोटी सी खरोच उसकी नज़रों में आ जाने पर हैरान होती लब दबा गई। ये ले। साथ ही उसके इशारे पर मुकाबिल आकर रुकी टैक्सी का डोर खोलकर उसने इशारा किया तो वो गुमसुम सी आकर अंदर बैठ गई। बैठने से कबल वो उसके हाथ से प्लास्टर लेना नहीं भूली थी। न जाने क्यों ये शख्स उसकी बदतमीजियों के जवाब में भी हुस्न इखलाक के साथ हुस्न सलूक करने पर रवादार रहता था। टैक्सी एक सिमत बढ़ चुकी थी। मुखालिफ सिमत में उसकी भी वाइट स्नीकर्स में मकीद मजबूत कदम उठने लगे। साफ और सुथरी रोशन कशादा सड़क जर्द स्ट्रीट लाइट से रोशन थी। इक्का दुक्का राहगीर पैदल ही चल रहे थे चूँकि आज सैटरडे नाइट थी और ये एरिया क्लिंकर्स ऑफिस वगैरह का था, तो यहाँ वैसे भी फ़िज़ा पुरसुकून भीड़ भाड़ से पाक रहती थी। तरक्की व तालीमी दोनों एतबार से माला माल शहर लंदन वो करीब 3 साल पहले अपनी काबिलियत के दम पर फुल स्कॉलरशिप लेकर साइकोलॉजी में PhD करने आया था। फ़कत 2 अफराद, छोटी बहन और दादा पर मुश्तमिल अपनी मुख्तसर सी फैमिली को पीछे छोड़ते उसे बेहद तकलीफ़ हुई थी, लेकिन उसे माहिर नफ्सियात बना देखना उन तीनों का मुश्तरका ख्वाब था। फ़ीस की भले परवाह नहीं थी, लेकिन लंदन जैसे शहर में ज़िंदगी गुजारना कोई ऐसा आसान नहीं था। उसने यहाँ सर्वाइवल के लिए हर छोटे बड़े काम किए थे, क्योंकि ना वो अपने ज़ईफ़ दादा के कंधे पर उम्र के इस हिस्से में वोट डालना चाहता था और ना ही ये मुमकिन था जहाँ तक वो अपने अखराजात से बचत करके हाजी हकीम की ना के बावजूद कुछ पैसे हर महीने उन्हें भेज देता था। इब्तिदाई 1.5-2 साल तक उसने छोटे बड़े हर किस्म के पार्ट टाइम जॉब्स किया था, लेकिन फिर डॉक्टर कोटिन्स जो उसके प्रोफेसर भी थे और उसकी काबिलियत से बेहद मुतासिर भी थे, उन्होंने उसे अपनी क्लिनिक पर रख लिया था। साथ वो क्लिनिक के ऊपर तामीर उनके कैफ़े कम लाइब्रेरी को भी देखता था। और उस लड़की विरदा से मुलाकात उसकी यूनिवर्सिटी के पहले ही दिन ही हुई थी, जो वहीं फ़ाइनांस डिपार्टमेंट की स्टूडेंट थी और पहली मुलाकात से वो उससे सख्त नाला नज़र आई थी। उसकी आंखों में बदर ने अपने लिए ख़ास किस्म की चुभन देखी थी। यूँ तो ये कोई चौंकने वाली बात नहीं थी, क्योंकि आधी दुनिया मुसलमानों से वैसे ही अनाथ पाले बैठी है, लेकिन उस लड़की की इस पुरखाश में कुछ इसरार छुपा था, जो डॉक्टर बदर जैसा मुकाबिल की हरकत व सकनात से उसकी शख्सियत के पहलू उसकी नफ्सियात की बारीकी जान लेने वाला शख्स आज तक तलाश नहीं कर पाया था। और क्लिनिक ज्वाइन करने के बाद उसे मालूम हुआ वो डॉक्टर कोटिन्स के सालों से पेशेंट है। डॉक्टर कोटिन्स एक उसूल पसंद डॉक्टर थे, लिहाजा तजस्सुस के बावजूद, ताल्लुक़ बेहद दोस्ताना होने के बावजूद उनसे उनके पेशेंट के मुतालिक पूछना गैर इखलाकी भी था और बेकार भी। यूँ भी पहली नज़र से वो लड़की उसे नफ्सियाती तौर पर बाकी लड़कियों से जुदा लगी थी। वहाँ की आम बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट लड़कियों की तरह न उसमें अदाएँ थी, न शौकियाँ, न किसी से दोस्ती वगैरह। अपनी पुरअसरार ज़ात की महवर में मुकीद रहने वाली ये लड़की यहाँ के हर मंज़र हर नज़ारे से जुदा व बेगाना अपने आप से ही उलझती। इंसानी नफ्सियात को पढ़ने के शौकीन डॉक्टर बदर बिन ज़का के अंदर के डॉक्टर को हर मुलाकात में मतवज्जा करती रही थी। बात तो मेरी औकात की थी ना, आपने अपनी क्यों दिखा दी? 3 दिन से साकित व कबीदा हवेली के माहौल अचानक मेहमान की आमद से गहमा गहमी बदल गया था। फ़िज़ा मुख्तलिफ पकवान की इश्तिहार अंगेज़ खुशबू से महक रही थी। मर्दाने में अलग महफिल जमी थी और हवेली के वसी व अरीज़ हॉल में अलग। गर्ज निकाह वाले दिन जो असल मेहमानों की महफिल लगनी चाहिए थी, वो आज तीसरे दिन नाजिल हुई थी, लेकिन खुशी व इंबसात का इजहार करने या मुबारकबाद के साथ नेक तमन्नाओं की सौगात लेकर नहीं, बल्कि शिकवे शिकायत की कड़वाहट लेकर। हवेली की बड़ी बेटी समरा और छोटी बेटी जहरा दोनों ही बमा अहलो व अयाल आए थे और अब खड़े तेवरों संग कशादा हॉल में तम तराक से बैठी लवाजमात से लुत्फ़ अंदोज़ होती हुई मुस्तकिल बोले जा रहे थे और तख्त पर बैठी दी जान तस्बीह के दाने गिराते बस तासिफ से उनके जहर जहर जुमलों को कड़वे घूंट की तरह अंदर उतार रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो दोनों कोई बदतमीज़ व बद तहजीब थी। आला ख़ानदान की परवरदा खुश लिबास खुश गुफ्तार रख रखाव वाली थी, लेकिन बात जब दिलावर उस्मानी की आती थी तो उनसा तंग नज़र तंग जहन कमज़र्फ भी कोई न था।
दिलावर उस्मानी ने ज़ाती तौर पर तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन हाँ, माजी में उसके माँ बाप के ताल्लुक़ ने सभी की ज़िंदगियों पर मज़र असरात मरतब किए थे। सो वो उसका खराज वक्तन फ़ौक़्तन उससे वसूल करती थी। और बाशऊर होने के बाद से तो ख़ुद दिलावर ने लोगों को ख़ुद से नफ़रत करने की वजह देनी शुरू कर दी थी। आखिर को वो हरीफ ज़्यादा था, जिसे अपने बाप की विरासत की नफ़रत तक नामंजूर थी। ज़्यादती तो हुई है आपा उस लड़की के साथ। अम्मा सा और बाबा सा की अपने पोते से मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन उन्हें कोई हक़ नहीं था अपनी मोहब्बत में किसी मासूम की पूरी ज़िंदगी दाव पर लगा देने की। चाय का मग लबों से लगाते समरा उस्मानी ने बाज़ाब्ता तासिफ से दाएं बाएं सर को जुम्बिश देते उस जुल्म की भरपूर मजम्मत की। और नहीं तो क्या, मेरी नंदू ने तो जब से ये खबर फैली है फ़ोन कर कर के पूछने के नाम पर ताने मार मार कर आधा खून जला दिया मेरा। सिवाय लाइल्मी के इजहार के मेरे पास अल्फाज ही कोई नहीं थे। नहीं, मैं पूछती हूँ अम्मा सा, आखिर आप लोगों को सूझी क्या थी? ज़ोहरा उस्मानी ने अपना दुखड़ा रोते दीजान को देखा तो वो तासिफ से मुस्कुरा दी। भला उनकी तेज़ तरार बेटी के मुकाबिल किसकी क्या मजाल जो मुंह खोल ले, और यहाँ उनके मुबालगा आराई की हद हो रही थी। वो माँ थी, बज़ाहिर नाक कटने का रोना रो रही बेटी की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। और उनके लिए अफसोस का मकाम ये था कि बावजूद उनकी अच्छी तरबियत के वो लोग ऐसी थी कि ना बुग़्ज़, नफ़रत व अनाज जैसे कम ज़र्फ़ जज्बात की पुरसितार दोनों बहनों में ना उनकी नफीस मिलनसार मामला फ़हम व तहम्मुल मिजाजी जैसे ख़वास की झलक थी, ना उम्दा तरबियत की रमक। शायद तकब्बुर, एहसास बरतरी, ताकत का ज़ाम ऐसे ही दीमक की तरह चाट कर इंसान की शख्सियत को रोशन पहलुओं को पस्त व बोसीदा कर देती है। और यहाँ मिठाइयों के टोकरे पर टोकरे गांव में ऐसे बांटे जा रहे हैं जैसे बड़ी फ़ख्र व खुशी की बात हो। समरा उस्मानी ने तनफ़ुर से हुंकारा भरा तो नाज़मा बेगम तमस्कराना हंस दी। क्यों, फ़ख्र व खुशी की बात नहीं है क्या? दी जाने नहायत रसानियत से मिला आखिर लब वाक़िए थे। अब मुँह तो नहीं खुलवाएं, समरा उस्मानी ने नख़वत से मुँह के ज़ाविये बिगाड़े। अल्लाह हिदायत दे तुम लोगों को, दीजान दुख से यही कह सकी। बहुओं को वो क्या कहती, उनकी खुद की कोख में खोट था जब। यहाँ पर आपकी दिल आज़ारी कोई नहीं चाहता अम्मा सा, लेकिन सच तो सच है ना। वो बेरागी फितरत लड़का जिसकी शख्सियत में ठहराव है ना ठिकाना, उसके पल्ले आप लोगों ने हाजी हकीम जैसे शरीफ नफ्स शख्स की पोथी बांध दी है। आप जानती हैं ना, यहाँ से दूर दूर तलक गांव में हाजी हकीम को किस कदर वो मुअत्तबर व मुअज़्ज़ज़ हस्ती माना जाता है। आपको खबर, लोग उस बेजोड़ रिश्ते को लेकर कैसी कैसी बातें बना रहे हैं। आप तो हवेली से बाहर शाद व नादिर कदम रखती हैं, जो रात दिन बाहर रहते हैं वो जाने। ये समरा उस्मानी थी, लहजा नरम था, लेकिन अल्फाज में वो काट थी कि इंसान पानी ना मांगे। शमा के अब्बा खुद दिन से तिलमिलाए घूम रहे हैं लोगों के सवालों से। बिला आखिर मेरी लाख पहलू तही के बावजूद ज़बरदस्ती यहाँ घसीट लाए हैं मुझे आज, वरना ज़रा मेरा दिल नहीं था यहाँ आने का। जब आप लोगों ने सलाह मशवरा करने के लिए जहमत उठाए बगैर सब कर लिया। हाँ में हाँ मिलाती ज़ोहरा उस्मानी की ज़ुबान पूरी रफ्तार से चली थी। मैं तुम लोगों के बाबा साहब से खफा थी कि उन्होंने आखिर क्यों तुम लोगों को निकाह में शिरकत के लिए मदऊ नहीं किया। आखिर पुप्पो हो तुम लोग। लेकिन आप मुतमईन हो, ठीक कि क्या उन्होंने, कौन सा तुम लोगों ने कभी उस बच्चे को अपनाया है? वही जहर, वही कड़वाहट। नफ़ी में सर हिलाती दीजान तक से उठ गई थी। मज़ीद उनमें बर्दाश्त का मादा नहीं था उनके जुमलों के नश्तर से अपना सीना छलनी करने का। लेकिन बेटा याद रखो, बाल बच्चों वाले हो, किसी बेज़रर से खुद साख्ता बेबुनियाद नफ़रत में ज़्यादा आगे मत निकल जाना। अम्मा सा, आप बद्दुआ दे रही हैं हमें? दोनों दहल उठी थी। मैं बद्दुआ क्यों दूंगी भला? सारे ही मेहमान मेरे बच्चे हैं, लेकिन अक्सर इंसान के अल्फाज उसी के सामने आ जाते हैं। वो मबम सा मुस्कुराती अपना मलमल का दुपट्टा पेशानी पर दुरुस्त करती खड़ी हुई थी। वैसे मेरी एक बात समझ नहीं आ रही। पहले जीने पर कदम रखते उनके दिल में क्या समाई कि वो संजीदा तासुरात लिए वापस मुड़ी। ना दिलावर से किसी ताल्लुक़ को माजी में तुम लोगों ने तस्लीम किया है, ना मुस्तकबिल में करने के आसार हैं। फिर उसके मुतालिक हम क्या फ़ैसला लेते हैं, क्यों लेते हैं, ये तुम लोगों का दर्द सर नहीं होना चाहिए। ठीक इसी तरह जिस तरह उसके वजूद का होना ना होना मायने नहीं रखता।
अगर उसका ताल्लुक मुझसे और तुम्हारे बाबा साथ से ही है तो फिर हम तक ही रहने दो। लोग सवाल पूछे तो क्या दो, हम नहीं जानते इस नाम के किसी इंसान को। दुखते दिल से उठती टेस को दबाती वो उनकी बेहिसी और सफाकियत का दुरुस्त जवाब देकर खामोशी से जीने तय करने लगी। अम्मा साहब, दोनों का सदमे से मुंह खुला था। दिल खराब नहीं करें आप लोग आपा। शहबाज पर बंदूक तान दी उसने। तब भी बाबा साहब अम्मा साहब में से किसी ने बास पुर्स करना ज़रूरी न समझा। तो अब आग में घी डालने के मुसादिक नाज़मा बेगम ने मिस्कीन शक्ल बनाई तो दोनों नंदे दिलजोई में जुट गई। फिर ज़ोर और शोर से दिलावर के शान में रतबुल लिसान तीनों ऐसे हुई जैसे ऐन सवाब हो। अलबत्ता मेहमानों की शायान शान मेहमानदारी में लगी रिजवाना बेगम हिज़्ब साबिक व दस्तूर इस महफिल से गायब थी। तो आज का एपिसोड बस यहीं तक है। मैं फिर वही कहूँगी, उर्दू बहुत मुश्किल थी और फाइनली हमारे जो हीरो हीरोइन हैं वो इनका निकाह तो हो गया। अब आगे देखना है कि आगे क्या होता है। वैसे डायलॉग्स बहुत ज़बरदस्त थे और इतने मुश्किल और इतने गाढ़े कि क्या बताऊँ। एक एक पैराग्राफ का एक एक लाइन था जो बोलने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। फाइनली हमारा एपिसोड आज के लिए यहीं ख़त्म होता है और मैं एक बात ऑलरेडी बता दूं कि अगले 2-3 दिन तक के मैं कोई एपिसोड नहीं देने वाली। तो अब हम शायद मिलें थर्सडे या फिर फ्राइडे को। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, मुझे दुआ में याद रखें। ओके, टाटा बाय।